नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हम गुप्तकाल की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति, जो धार्मिक स्थिति है, कला संस्कृति है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुछ पुस्तकें जो थी उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जैसे शूद्रक की मर्चकटिकम है, देवी चंद्रगुप्तम और आपकी कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज कुछ बची हुई पुस्तकें हैं, मंदिर स्थापत्य हैं, गुहा जो अजंता की गुफाएं हैं और कुछ अभिलेख हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट हम पुस्तक पढ़ रहे थे जो आपकी कामंदक का नीतिसार। कामंदक का नीतिसार यानी कामंदक की जो पुस्तक थी वो है आपकी नीतिसार। यह है चल रहा है, यह है अनुष्टप छंद में लिखा गया है। इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह अनुष्टप छंद में लिखा गया है, ठीक है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण है। यह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण है। तीसरी इसकी मुख्य बात है, इससे गुप्तकाल में कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इससे गुप्तकाल की कर जो व्यवस्था है की जानकारी मिलती है। और एक बात कही गई है, वो आप लिख लीजिएगा। इसमें राजा को सलाह दी गई है कि वह प्रजा का पोषण करें, फिर कर लगाएं। वह प्रजा का पोषण करें, पहले प्रजा का पोषण करें और बाद में कर लगाएं। ये कहता है कि जैसे सूर्य अपनी धूप से छन छन कर एकदम थोड़ा थोड़ा पानी लेता है, ठीक उसी प्रकार राजा को भी क्या करना चाहिए, जनता पर एकदम जैसे सूर्य पानी की बूंदें, धूप बहुत ज़्यादा धूप करके एकदम बूंद बूंद पानी लेता है, तो ठीक वैसे ही जनता पर थोड़ा थोड़ा कर लगाएं, न कि अत्यधिक भार करें। कि ये कहता है जैसे सूर्य अपनी किरणों से, सूर्य अपनी किरणों से थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करता है, थोड़ा थोड़ा अपना जल ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही राजा को
राजा को अपनी प्रजा से कम से कम ग्रहण करना चाहिए। कम से कम कर ग्रहण करना चाहिए। इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि इसमें कर व्यवस्था जो थी उसका उल्लेख हमें मिलता है कि कामांधक का नीतिसार कौन से में, अनुष्टुप छंद में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण है और गुप्तकाल की जो कर व्यवस्था है उसकी जानकारी है कि पहले वह राजा का पोषण, पहले प्रजा का पोषण करें, बाद में कर लगाएं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करता है तो ठीक वैसे ही राजा को अपना जो कर है वो एकदम न के बराबर या कम से कम लगाएं। ठीक है, ये थी कामांधक की नीतिसार। उसके बाद में कुछ पुस्तकें और है बची हुई जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। दंडीन एक व्यक्ति हुए हैं, उनकी 2 पुस्तकें हैं, 10 कुमार चरित और काव्य दर्श। भारविकी है, कीराता जूर्नियम 18 सर्गों में है। एक बार नेट में पूछ लिया गया था कि ये कुल कितने सर्गों में है, तो 18 सर्गों में है भारविकी, कीरता, जूनियम। फिर वत्सभट्टी की रावण वध। अमर सिंह की, ये मैंने बताया था, पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसका तो, लेकिन फिर भी आप लिख लो, अमर सिंह की अमरकोश। अमरकोश जो है संस्कृत का विश्वकोश भी से कहा जाता है, संस्कृत भाषा का विश्वकोश। भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। अमर सिंह की अमरकोश। सिद्धसेन की न्यायावतार। चंद्रगौमिन की चंद्र व्याकरण। चंद्रगौमिन की चंद्र व्याकरण और बुद्धघोष की विशुद्ध मग्गा। विशुद्ध मग्गा। दंडिन की 2 पुस्तकें हैं, 10 कुमार चरित और काव्यदर्श। भारविकी कीर्ता जूनियम में जो 18 सर्गों में है। वत्सभट्टी का रावणवध है। अमर सिंह का अमरकोश है जो संस्कृत भाषा का विश्वकोश कहा जाता है। सिद्धसेन की न्यायावतार है। चंद्रगौमिन की चंद्र, देखो चंद्र और चंद्र तो दिक्कत नहीं होगी, चंद्रगौमिन की चंद्र व्याकरण। बुद्धघोष की विशुद्ध मग्गा या विशुद्ध मग्ग। कालिदास के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि कालिदास जी कैसे थे, क्या थे, है ना। तो कालिदास गुप्त काल में ही थे और कालिदास शैव थे। कल हमने बताया था संस्कृत साहित्य के बहुत अच्छे कवि और नाटककार थे। इनको भारत का
शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के नाटककार, कवि व नाटककार। नाटककार थे, ये इंपॉर्टेंट है भी कि ये भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास जी को कहा जाता है। इनकी शैली जो थी, शैली का ध्यान में रखना है कि इनकी कौन सी शैली थी जो इन्होंने लिखी थी। शैली थी वैदर्भी शैली। वैदर्भी शैली, वैदर्भी शैली कहा जाता था। ठीक है, अब इसके एक तो है खंड काव्य, एक है महाकाव्य। यहाँ कन्फ्यूजन होती है, और 3 या 4 है इनके नाटक। यहाँ हमारे इसलिए कन्फ्यूज होती है कि पर्सन पूछ लिया जाता है और हमें वो याद तो रहती है, पुस्तकें याद रहती है, नाटक याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि साहब इनमें कौन सा क्या है। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हमें होती है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम से आप देख लीजिएगा। ऋतुसंहार नाम ही ध्यान रखना है। अंदर हमें संस्कृत से पीएचडी नहीं करनी है, हिस्ट्री में केवल क्वेश्चन अपने रीट में राइट करने हैं। जो अपना क्वेश्चन है ना वो राइट हो जाए। तो बस जितना बता रहा हूँ उतना आप ध्यान में रखिएगा कि इतना आप राइट कर दोगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा। ऋतुसंहार और मेघदूत जो है वो ये थी, ये कालिदास की पहली रचना थी भी। पहली बात तो ये मेघदूत जो है ये इन्हें वाकाटक दरबार में, वाकाटक दरबार में लिखा था। ये 2 हो गए इसके खंड काव्य, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव और रघुवंश, ये 2 हो गए इसके महाकाव्य। अब नाटक है मालविकांगान मित्रम। पहला है मालविकांगानि अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम। एक और एक नाटक है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये नाटक कालिदास का है या किसका है। उसका नाम है कौंतलेश्वर दैत्य। क्षेमेंद्र जो है ना ये कहता है कि ये नाटक जो है क्षेमेंद्र कालिदास को मानते हैं, इसके लेखक मानते हैं। ये जो व्यक्ति है ना ये कहता है कि ये जो है नाटक वो किसका है,
कालिदास जी का है। तो ये देखिएगा, कालिदास जी भारत का शेक्सपियर, संस्कृत भाषा का कवि व नाटककार। शैली जो थी इनकी वैदर्भी शैली थी, इम्पोर्टेंट है भी। और खंडकाव्य 2 थे, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये इनकी पहली रचना थी। वाकाटक के दरबार में लिखा गया था मेघदूत। कुमार संभव और रघुवंश जो है ये दोनों महाकाव्य हैं। नाटक है आपका मालविकांगामित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये जो चौथा है कौंतलेश्वर दैत्य, ये व्यक्ति कहता है कि इसकी रचना कालिदास ने की थी। ये आपका हो गया कालिदास जी, ठीक है। ये आपका साहित्य वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है अभी। साहित्य के बाद में हम बात करते हैं इसकी जो कला जो है उसकी, जैसे अजंता की गुफा है ना, उनकी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बात करते हैं मौर्य युगीन, गुप्त युगीन कला। गुप्त काल में मंदिर जानते हो ना, मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। कला का जन्म हुआ। गुप्त युगीन कला की सबसे पहली बात यह है कि इसमें गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हो गया था। देवगढ़ का दशा अवतार जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है भाई? ये है आपका झांसी में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इसलिए ये मंदिर अपने आप में इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि शिखर का पहला उदाहरण ये माना जाता है। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है कहाँ पर है? झांसी में है। भारतीय मंदिर निर्माण का शिखर का पहला उदाहरण माना जाता है। शिखरयुक्त मंदिर के निर्माण, शिखरयुक्त जो मंदिर निर्माण इस समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण होता था वो होता था छोटी ईंटों वह पत्थरों से। एक बार पूछ लिया गया था कि भी किस में होता था, मेंस का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मंदिर निर्माण छोटी ईंटों व पत्थरों से निर्माण होता था मंदिर निर्माण में। फिर है बीथरगांव, कहाँ पर है अभी? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में है।
ये ध्यान में रखना है। सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है कि भीतरगांव का जो मंदिर है वो कहाँ है, कानपुर में है। का मंदिर ईंटों से निर्मित है। नेट में ये पूछ लिया गया था कि ईंटों से निर्मित मंदिर का नाम बताइए। ईंटों से निर्मित है। ये जो मंदिर है ये वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। इसके शिखर में भारत के सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इसके शिखर पर भारत में पहली बार मेहराबों का प्रयोग किया गया है। ये इम्पोर्टेंट अभी कि सबसे पहले शिखर पर भारत में पहली बार, भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया है। फिर एक अन्य मंदिर की बात करते हैं। उदयगिरी का एक गुहा मंदिर है। वीरसेन इसका निर्माण करवाता है। विदिशा में, विदिशा एमपी में है। उदयगिरी विदिशा में ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण हुआ। में ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, निर्माण के बारे में हमने बताया था अभी, वीरसेन ने करवाया। और इसमें एक मंदिर मूर्ति स्थापित है, वराह है, विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी। तो विष्णु जी का जो वराह अवतार है, वराह का अर्थ होता है सुअर। वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। स्थापित है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि गंगा यमुना की मूर्तियाँ कब मिली थी। तो गंगा यमुना की जो मूर्ति है वो गुप्त काल की है भी। तो आप एक लाइन और लिख लीजिएगा इसमें, गंगा यमुना की मूर्ति गुप्त काल की देन है। गंगा यमुना की मूर्ति गुप्त काल की देन है। अजंता की गुफा जो है 16, 17 और 19 ये भी गुप्त काल की है। गुफाओं के तीनों के नाम ध्यान में रख लेना भाई। अजंता की कौन सी गुफाएं हैं? 16, 17 और 19 जो गुफा है वो आपकी कब की है? गुप्त काल की है। बाघ की गुफाएं भी जो है वो गुप्त काल की है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो भी गुप्त काल की गुफा स्थापत्य का की गुफा स्थापत्य का उदाहरण है।
ये थी कुछ बातें इसकी कला की दृष्टि से। फिर बात करते हैं हम इसकी जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी। तो अजंता की जो गुफाएं थी, गंगा यमुना, ये इम्पोर्टेंट है भी, ये पूछा गया है कि गंगा यमुना की मूर्तियाँ किस काल की हैं, तो ये गुप्त काल की है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, 16, 17, 19 ये गुप्त काल की है। बाघ की गुफाएं जो गुप्त काल की गुफा स्थापत्य का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं हम अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं जो है वो होता क्या है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। एक मद्रास रेजिमेंट का एक सैनिक था, शिकार की खोज में जाता है और अचानक उसको एक गांव मिलता है औरंगाबाद से आगे, अरीठा या ऐसा कुछ नाम है, और वहाँ पे ये गुफाओं को देखता है और उसमें जब चित्र बने हुए होते हैं और उनको देखकर ये यहाँ से इसकी खोज हो जाती है। तो ये पूछा गया है कब हुई थी, तो 1819 में हुई थी। 1819 याद रखो, 16-17 होता है ना, 16-17 अभी बताया था, ये गुप्त काल की है। और 1819 16-17 है और 1819 यानी 1819 में जो मद्रास रेजिमेंट का एक सैनिक था उसने इसकी खोज की थी। अतः और इसमें कई जो गुफाएं हैं उसमें जैसे गुफा नंबर 16 में सर्वाधिक चित्र थे, लेकिन वर्तमान समय में वो चित्र जो थे वो नष्ट हो गए हैं। और वर्तमान में जो गुफा नंबर 17 है उसमें सर्वाधिक चित्र है, तो उसे चित्रशाला कहा गया है। गुफा नंबर 13 जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें कुल गुफाएं 29 है, जिसमें 4 चैत्य हैं और बाकी जो है वो विहार है। तो उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।